Hello, welcome to all of you in my today's class। सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में। आज की कक्षा का विषय मैंने ऐसे सब्जेक्ट को आज चर्चा के लिए सुना या सोचा जिसको जानना बेहद ही जरूरी है। वस्तुतः अगर सत्यता की बात की जाए तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस शब्द को हम अपने जीवन में बार बार सुनते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जो सजग है, जो जागरूक है, जो दुनिया की जानकारी रखता है, वह इस शब्द को जानता है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं बात कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर चर्चा करने जा रहे हैं। गलत बोले क्या? मैंने आपको गलत कहा? संयुक्त राष्ट्र संघ शब्दों का वह संग्रह जिसको कि हर भारतीय या कहें दुनिया में रहने वाले हर जगह के बच्चे जो पढ़ाई से ताल्लुकात रखते हैं, राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, पर्यावरण से, चाहे वो सेगमेंट जो भी हो, लेकिन हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में ज़रूर सुनते हैं। आज हम लोग मूलतः इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। चीज़ें निकाली नहीं जाती हैं, चीज़ें बनाई नहीं जाती हैं, तथ्यों को सजाया जाता है। मेरा प्रयास होता है, मैंने कई वीडियोस डाले हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, कभी किसी विषय में, और जो आप लोगों के कमेंट्स मेरे पर्सनल नंबर पे आते हैं तो बड़ी ही सुकून, बहुत सुकून मिलता है। जब एक बच्चे ने लिख डाला कि आप इस तरह से बताते हैं कि याद हो जाता है, तो लगता है कि मैं और कैसे उसको तुम्हारे अंदर इतनी सरलता के साथ डाल सकूं कि चीज़ें तुमको याद रहे। अब एक चीज़ जो मैं ऑफलाइन भी अगर पढ़ाता हूं, कभी कहीं जाता हूं, कभी कहीं बताने का कुछ मौका मिलता है, तो मैं एक टीचर के लिए एक चीज़ रखता हूं कि अगर किसी कॉन्सेप्ट पर चर्चा हो रही है, किसी कॉन्सेप्ट पर चर्चा हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है कि यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है, इसके पहले भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट होता है। जब वह गलत हो जाता है तो नई विचारधारा, न्यू कॉन्सेप्ट का जन्म होता है और वह मान्य होता है। तो हम इस चर्चा के दौरान पहले यह समझेंगे कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ पर चर्चा हो रही है तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले भी कोई संस्था थी? क्या ऐसी कोई संस्था थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले दुनिया के लिए इसी के टाइप से, इसी की भांति कुछ कार्य करने का प्रयास कर रही थी, जिसकी असफलता के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ? तो जी हाँ, बिल्कुल हाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व भी विश्व के कुछ देशों के द्वारा एक संगठन का निर्माण किया गया था जिसका नाम था राष्ट्र संघ। उसका नाम क्या था? राष्ट्र संघ। लेकिन राष्ट्र संघ की असफलता, अब चीज़ों को समझना, राष्ट्र संघ की जो नींव पड़ी तो मूल उद्देश्य क्या था? वैश्विक शांति, समृद्धि, आर्थिक विकास, दो राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों का एक समुचित समाधान, कई प्रकार, कई चीज़ें थी जिसको लेकर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन राष्ट्र संघ अपनी क्षमता को साबित कर पाने में विफल होता है, और जिसके बाद, जिसके कारण क्या नतीजा निकलता है? जिसके कारण नतीजा निकलता है कि भाई 1945 में, कब? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म होता है। तो पहले, इसके पहले कि हम 1945 में
जिस चीज़ का सृजन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का, हम उसके पहले यह भी जानने का प्रयास करें कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द फेल्यूर ऑफ द राष्ट्र संघ, कि राष्ट्र संघ की विफलता के कौन कौन से कारण थे। तो पहले हम राष्ट्र संघ की विफलता पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे और उसके बाद हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ को आंशिक तौर पर समझने का कोशिश करेंगे। पूर्ण इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद को निपुण नहीं मानता, और जब मैं खुद ही निपुण नहीं हूँ, जब मैं एक प्रयास करता हूँ कि आपके अंदर, आपके मनोमस्तिष्क में कुछ बातों को डाल सकूँ, तो पूर्णता कुछ होती भी नहीं है। पूर्णता जो है ना वो कभी कुछ होती नहीं है। तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई राष्ट्र संघ की विफलता के कौन कौन से कारण थे, जिसके कारण एक चीज़ याद रखना, राष्ट्र संघ की विफलता का सबसे बड़ा परिणाम देखने के लिए क्या मिलता है, तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध मिलता है। अगर राष्ट्र संघ अपने कार्य को सही ढंग से करता तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं होती। एम आई क्लियर? सही है? बोलोगे सही है सर? चूँकि 1939 से 1945 तक में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्र संघ की तो स्थापना हो चुकी थी, इसका मतलब राष्ट्र संघ ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किस चीज़ के विफलता, राष्ट्र संघ के, राष्ट्र संघ के विफलता के कारण पे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। देखो ये जो क्लास होता है ना मेरा जीएस ऑब्जेक्टिव्स, तो तुम लोग खोज लोगे, मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करता हूँ, तो इसीलिए आप इस चीज़ को बारीकी से समझें। तो राष्ट्र संघ की विफलता का सबसे बड़ा कारण था कमज़ोर संविधान। क्या था? कमज़ोर संविधान। अभी एक बात बताओ, इसको मैं तुम्हारे सरल जीवन से जोड़ता हूँ। भारत का संविधान कमज़ोर होगा मतलब क्या है? कानून कमज़ोर होगा। कानून कमज़ोर होगा मतलब हम लोगों के अंदर भय नहीं रहेगा, इस बात की डर नहीं होगी कि हमें कानून अथवा संविधान को मानना है। तो सबसे बड़ा कारण था कमज़ोर संविधान, और जिसका परिणाम निकलता था कि जो सदस्य राष्ट्र थे वह उसकी बात को नहीं मानते थे। सदस्य राष्ट्र जो थे उसकी बात को नहीं मानते थे। इस चीज़ को समझना है। दूसरा, संस्था संगठन की जो संरचना होती है उसमें कई लोग, अगर सामान्य है तो लोग, और राष्ट्र संघ की बात आती है तो कई राष्ट्र मिलकर इसका सृजन किए, इसकी स्थापना किए। तो इसकी संरचना भी काफ़ी कमज़ोर थी। संरचना कमज़ोर थी, क्यों थी भाई कमज़ोर संरचना? क्योंकि इसमें प्रथम विश्व युद्ध से हारे हुए जो मित्र राष्ट्र थे, जो जीते हुए राष्ट्र थे, उन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी। उसमें हारे हुए राष्ट्रों को लिया नहीं गया, और हारे हुए राष्ट्रों को नहीं लेने का नतीजा क्या होता है कि ये अपनी मौलिकता को स्थापित ही नहीं कर पाता है। वस्तुतः कोई भी हारा हुआ राष्ट्र इसका सदस्य नहीं बनाया जाता है, और मूलतः फ्रांस, इटली एंड जापान, इसी तरह के राष्ट्र इसके सदस्य थे। इसके जो स्टार्टिंग में जो सदस्य थे, जो स्थापना में सदस्य थे, वह इस प्रकार के राष्ट्र थे। अर्थात इसमें आप पा रहे होंगे कि एक नए, कौन सा नाम मिसिंग है? यूएसए जैसा राष्ट्र इसका सदस्य बना ही नहीं। तो जब उस वक्त के तत्कालीन मजबूत राष्ट्र सदस्य ही नहीं बनेंगे तो उसकी मौलिकता का क्या होगा? तो सबसे बड़ा जो दूसरा प्रमुख कारण रहा वह क्या रहा? कमज़ोर संरचना। वह क्या रहा? कमज़ोर संरचना। अमेरिका इसको सहयोग नहीं कर रहा था, और अमेरिका के सहयोग नहीं करने के कारण ऐसा भी कई जगहों पर कहा जाता है कि भैया राष्ट्र संघ को अगर मानस पुत्र कहा जाए तो ठीक उसी प्रकार से, मतलब ऐसा माना जाता था कि एक पुत्र की उत्पत्ति तो हुई लेकिन पिता का साथ उसको नहीं मिला। अमेरिका वह शक्ति थी जो अभिभावक की भूमिका निभा सकता था, लेकिन वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। उसके बाद इसकी विफलता की जब चर्चा होती है तो वह आता है वर्साय की संधि। वह क्या आता है? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि को भी इसकी विफलता का मूल कारण माना गया। क्यों? चूँकि ये जीते हुए राष्ट्रों की उपज थी, हारे हुए को जबरदस्ती थोप देना था।
उनको समानता देना नहीं था। मतलब मूलतः ऐसा कहा जा सकता है कि राष्ट्रसंघ जो था वह बहुपक्षीय, बहुसहयोगी, सहयोगात्मक तथ्य या कार्य शैली पर आधारित न होकर एक पक्षीय नीति पर स्थापित हुई संस्था थी, जिसका नतीजा क्या था, यह भी असफलता का एक कारण बना। फिर इसमें एक चर्चा, एक जो मजबूत चर्चा आती है, आप संयुक्त राष्ट्र संघ में सुनते हैं ना, भारत के जवान शांति सेना में जाते हैं। मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ सभी सदस्य राष्ट्रों से सेना लेकर, एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ डिफेंस स्टाफ लेकर एक वो अपनी शांति सेना बनाए रखता है, सही बात है। लेकिन इनके साथ, राष्ट्र संघ के साथ क्या मूल समस्या थी कि इनके पास कोई अपनी सेना थी ही नहीं, सेना का नहीं होना। इसके पास कोई अपनी सेना नहीं थी, जिसके कारण, इसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण ऐसा भी हुआ कि भाई जब अगर आपस में कोई दो राष्ट्र लड़े तो ये सक्षम नहीं होता था कि उन युद्धों को रोक सके। जैसे उदाहरण के लिए जापान मंचूरिया से लड़ा, जापान मंचूरिया से लड़ा, जर्मनी, याद रखने का जरूरत है, ये चीज़ें जानिए कि भाई क्या क्या विफलता के कारण थे राष्ट्रसंघ के। तो जर्मनी की लड़ाई आपको उस वक्त हुई थी अबिसिनिया से। तो जब जर्मनी की लड़ाई अबिसिनिया से होती है, ऑस्ट्रिया से होती है, तो क्या होता है, या जापान की लड़ाई मंचूरिया से होती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो राष्ट्र संघ संस्था काम कर रही थी, उसके पास अपनी सेना नहीं होने का परिणाम क्या निकलता है कि वह इन युद्धों को रोक ही नहीं पाता है। तो बात तो स्पष्ट हो गई। इसका मतलब युद्ध को नहीं रोकने का मतलब, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विश्व शांति, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, विश्व शांति, अर्थात कि यह विश्व शांति के हितों को पूरा नहीं कर सकता। और जब आप अपने मूल कार्य को ही करने में सक्षम नहीं होंगे तो आप उस संस्था की सफलता की कामना कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरे हिसाब से कुछ प्रमुख कारण हैं, उसमें है अधिनायकवाद। उसमें क्या है, अधिनायकवाद। अधिनायकवाद का उदय, इसका अर्थ क्या हुआ, जब आप एक संगठन अथवा संस्था बनाते हैं, राष्ट्रसंघ जैसी बड़ी संस्था की बात होती है, तो अपेक्षा क्या किया जाता है कि एक ऐसा मंच बनेगा जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों को बराबर सम्मान मिलेगा। लेकिन उस वक्त यूएसए, रसिया, चाइना, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और आज भी आप ये पाएंगे, आज भी आप यह पाएंगे और आगे चल के मैं इसकी चर्चा करूँगा, उस वक्त भी मेजर रीज़न क्या था, अधिनायकवाद का उदय। तो अभी भाई उस वक्त की अगर बात आती है तो उस वक्त यूएसए और जर्मनी में हिटलर की एक पंक्ति है, याद होगी, कि वी आर द होली ब्लड, हम लोग शुद्ध खून वाले हैं। तो जर्मनी, अमेरिका अपने आप को कम नहीं मानता था, और जिसके कारण कि अधिनायकवाद का उदय माना जाता है। और अधिनायकवाद के उदय को मूलतः राष्ट्रसंघ की विफलता का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और मेरे हिसाब से जो छठा कारण मैं रखता हूँ वो आर्थिक मंदी को रखता हूँ। क्या रखता हूँ, आर्थिक मंदी। 1930 की आर्थिक मंदी के विषय में अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पूरा विश्व 1930 के आसपास में, समूची दुनिया एक बहुत ही बड़े आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, और यह भी एक मूल कारण बनता है किस चीज़ का, राष्ट्रसंघ की विफलता का, जिसका परिणाम क्या होता है, अधिनायकवाद के कारण आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा होती है। आगे बढ़ने की जब प्रतिस्पर्धा हुई तो हितों का टकराव होता है, और देखते ही देखते हितों का टकराव इस स्वरूप पर पहुंच जाता है कि क्या शुरू हो जाता है, ये कंप्लीट फेल हो गया। इसके कंप्लीट फेल होने के बाद का परिणाम क्या निकला, तो इसको मिटा देते हैं। चर्चा राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण कभी कभी
राज्य लोक सेवा आयोग में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की चर्चा बड़ी ही गंभीर विषय पर हो रही है, इसको समझना है। तो इसकी विफलता के कारण क्या होता है, फेज 2 शुरू होता है। और फेज 2 में क्या होता है ऋषि सर, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला, 1939 से 1945 तक चलता। पूरी दुनिया जितने भी शक्तिशाली देश थे, आपको जानकारी होगी कि भारत उस वक्त गुलाम होने के बावजूद भारतीय सेना ने इंग्लैंड के लिए युद्ध लड़ा था। इस चीज़ की आपको जानकारी होगी, लड़ना पड़ा था, लड़ा था नहीं, लड़ना पड़ा था, चूँकि हम गुलाम थे। 1945 तक यह युद्ध चलता है और उसके बाद जापान पर 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा, याद रखिएगा शॉर्टकट एच, और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैंटम को गिरा दिया जाता है, विजय डिक्लेयर हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। पूरी दुनिया फिर उसी चौराहे पर खड़ी होती है कि अब क्या हो। पहले प्रथम विश्व युद्ध, फिर सेकेंड विश्व युद्ध, आगे फिर विश्व युद्ध होंगे, हो सकते थे। क्यों, जब 2 राष्ट्रों के युद्ध में कई और राष्ट्र कूद जाएंगे तो उसको ही तो विश्व युद्ध कहा जाएगा। तो आने वाले युद्ध, इस युद्ध की विभीषिका को देखकर ही 1945 में किसका गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। अच्छी बात, सबका साथ सबका विकास। इस बार राष्ट्रसंघ की गलतियों को नहीं दोहराया गया, प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रों को जोड़ा जा सके, और अमेरिका इसमें था। और जिसका नतीजा था कि 24 अक्टूबर, कब, अब हम लोग मूल चर्चा पे आ गए। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो जाता है। तो गठन के पहले चर्चा भी तो हुई होगी। तो उसके पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उसके पहले जब 24 अप्रैल 1945 को विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तो उसके बाद पहली बैठक कहाँ बुलाई जाती है इसके लिए, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ बुलाई जाती है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य से पहली बैठक बुलाई जाती है, और जिसके नतीजा स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत स्थापना हो जाती है। अब पहला ऑब्जेक्टिव सवाल देखो, सवाल तुम लोग इसमें से खुद निकालोगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब, जवाब हम लोग दे देंगे। अब कहाँ हुई, तो कहाँ हुई को क्या बोलेंगे, मुख्यालय। बैठक पहली सैन फ्रांसिस्को में हुई, लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ है, मैनहट्टन। मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सब जानते होंगे, लेकिन मूलतः मैनहट्टन एक जगह है, जिस मैनहट्टन आइलैंड है, और वहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। आज के समय में कुल सदस्य कितने हैं, 193 हैं मेरी जानकारी के अनुसार। 194 भी आप लोग जानिए, लेकिन मैं किताबों पे चलता हूँ और आंकड़ों पे चलता हूँ। तो आज के समय में मेरे हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ में के कुल सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 193 है। इस चीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसके पहले कि हम कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाएं, जो सामान्यतः जीएस के क्वेश्चन होते हैं कि मुख्यालय कहाँ है, कुल सदस्य कितने हैं, और फिर आगे जब हम चलेंगे तो फिर हम लोग उस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। आखिरी सदस्य जो है, आखिरी सदस्य राष्ट्र 2011 में बनाया गया है। कब बनाया गया है, 2011 में बनाया गया है दक्षिणी सूडान को। किसको बनाया गया है, दक्षिणी सूडान को। इस चीज़ को याद रखने की आवश्यकता है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल बी गोइंग टू आस्क, और दैट माइट बी पॉसिबल कि भाई इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछ दिए जाएं
कि भैया सबसे आखिरी सदस्य कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। कब बनाया गया है, तो 2011 जुलाई, याद रखने की जरूरत है। 11 जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान को इसका सदस्य 193वां सदस्य बनाया गया है। अन्यथा 2006 तक अगर पूछा जाता था तो कुल सदस्यों की संख्या 192 होती थी। यह वस्तु स्थिति है, वस्तु जानकारी है किस चीज की, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हम चलते हैं इसके पीछे। अब इसके पीछे का अर्थ, इसकी स्थापना, इसके इतिहास, इसकी संरचना, अब एक क्षणिक व्याख्या उस पर भी होनी अति आवश्यक है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना कर दी जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। किसकी स्थापना कर दी जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। अब सवाल आता है कि भाई स्टार्टिंग में जब हुआ तो कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया, कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। तो स्थापना के लिए के समय 40 राष्ट्र 40 कंट्रीज थे जिन्होंने इसके पत्र पर, स्थापना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए, जिसमें एक नाम आता है, एक जगह खाली छोड़ा गया था और बाद में उस राष्ट्र ने भी अपना हस्ताक्षर किया और वह था पोलैंड। वह कौन था, पोलैंड। पोलैंड वह राज्य देश था जो स्थापना के समय जिसके लिए विधिवत एक स्थान रिक्त छोड़ा जाता है और जिस पर जो है उससे हस्ताक्षर ले लिया जाता है। और मूलतः संस्थापक की अगर बात होती है तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में यूएसए, इंग्लैंड, रूस, रसिया, उस वक्त रसिया एंड फ्रांस। कौन, फ्रांस। यूएसए, इंग्लैंड, रसिया और फ्रांस, यह 4 देश थे जो बेहद ही अहम थे और इनके ही सम्मिलित प्रयास का नतीजा था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसकी स्थापना में भारत भी शुरू से संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ खड़ा था और जिस पर आगे चलकर कई चर्चाएं होती हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने वाला था और नेहरू जी ने चीन को मौका दिया। तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके मेरे अपने विचारों को आप सुन सकते हैं। तत्काल मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। आज तक 193 राष्ट्र हैं। आखिरी राष्ट्र याद रखना है कौन था, तो दक्षिणी सूडान था। अब बात आती है कि एक संस्था है, तो अगर एक संस्था का गठन हुआ तो आखिर लैंग्वेज कौन से यूज होते हैं संस्था में। इफ़ वी आर स्टडिंग इन CBSE स्कूल देन डेफिनेटली इंग्लिश इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज, हिंदी इज़ द सेकेंडरी लैंग्वेज। आजकल होड़ है अंग्रेजी जानने की, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जाने की। अब आप गुजरात के अगर विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो क्षेत्रीय भाषा गुजराती होगी। तो हर जगह जो है अलग अलग होती है, बंगाल में बंगाली होती है। तो वस्तुतः जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें मूलतः याद रखना है कि 6 लैंग्वेज को उसने ऑफिशियली मान्यता दी, 6 लैंग्वेजेस को उसने ऑफिशियली मान्यता दी। अरबी, अंग्रेजी, चीनी, अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। ये सवाल बड़ा ही कॉमन सा है कि पूछा जा सकता है कि आधिकारिक निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक भाषा नहीं है। तो नहीं है को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यह जान लेना है कि विधिवत अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश, यह 6 भाषाएं हैं जिनको की ऑफिशियल लैंग्वेज, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर संयुक्त राष्ट्र संघ, फॉर यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मान्यता दी गई है। अब सवाल आता है हम भारतीयों का, तो संघर्षरत हैं,
प्रयासरत हैं, मान्यता दिलाने पे लगे हुए हैं। चूँकि इसको पारित करवाना होता है 2/3 बहुमत से, अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है, कई और प्रकार होते हैं, तो काफ़ी जटिल होता है। तो अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन नहीं मिलने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिंदी में दिया हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण, मोदी साहब का दिया हुआ भाषण, सुषमा स्वराज मैम का दिया हुआ भाषण, आप समय समय पर विभिन्न भारतीय प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस महासभा को अपनी मातृभाषा में भी संबोधित करने का प्रयास किया गया है, जिसका यह सामान्य अर्थ लगाया जा सकता है कि भाई हम लोग हिंदी को मनाने के लिए काफ़ी हद तक प्रयासरत हैं। संस्था बेहद ही सशक्त इसलिए आज के समय में है चूँकि संस्था प्रत्येक राष्ट्र को जोड़ने का काम करती है। संस्था के कई अंग हैं, जिसमें अस्थाई सदस्य देश हैं, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट है जो 2 राष्ट्रों के विवादों को हल करने का प्रयास करता है। राष्ट्रसंघ की विफलता को देखते हुए एक सेना की टुकड़ी इस प्रकार की बनाई जा चुकी है भिन्न भिन्न राष्ट्रों के सहयोग से, जो कि शांति कार्यों के लिए समय समय पर युद्ध की स्थिति में शांति कायम करवाने के लिए भिन्न भिन्न देशों में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो यह जो संयुक्त राष्ट्र की व्यापकता है उसको और बढ़ाने का काम करता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। और अब सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग कौन कौन से हैं, क्या हैं, नहीं हैं। तो मैं आपको जो उसका PDF है, मैं इसी लिंक में, जो आज जब मेरा YouTube पर लिंक अपलोड होगा तो उसके बाद मैं इसी में उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके बारे में एक जो इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया होता है, मैं उसको फुलफ़िल करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप हल्के तौर पे इन सभी चीज़ों को भी जानें, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अब WHO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो काफ़ी कुछ श्रम कानून क्या है। तो जो भी आयोग है, जितने भी प्रकार से, मतलब जो बेसिक टर्म्स आज UNO के अधीन या UNO से प्रत्यक्षता या परोक्षता जुड़े हुए हैं, मैं उस पर चर्चा करूँ। अब मैं आ रहा हूँ सबसे रोमांचक कड़ी पर। अब अगर जो मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो अब जो है मज़ेदार कड़ी आई। पहले मैंने चर्चा किया राष्ट्र संघ की विफलता का, फिर मैंने चर्चा किया संयुक्त राष्ट्र संघ का, और अब जाकर मैं चर्चा कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत। अल्टीमेटली आई फील प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। इफ़ आई एम एन इंडियन, डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आपके अंदर भी वो गुण हो कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। और अगर हम भारतीय हैं तो अब एक छोटी सी चर्चा होगी संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखता हूं तो मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं इस बात से पूर्णतः इत्तफाक नहीं रखता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने तमाम कार्यों को पूरी तरह से कर पाने में सक्षम है। पहला उदाहरण, वर्षों से एक प्रक्रिया चली आ रही है, वर्षों से, और आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ को यह जवाब नहीं मिला कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। और कई मामलों में कई बार इस सवाल को विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाया गया। पता नहीं कैसी जटिल परिभाषा है टेररिज्म की, जो आज तक यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मिली ही नहीं। खामियाजा हम हिंदुस्तानी भुगतते हैं, या हर वो देश भुगतता है जो आतंकवाद का शिकार होता है। मैं भारत की बात नहीं करता, फ्रांस में भी हमले हुए थे ना, आतंकवादी हमले अमेरिका में भी हुए थे, कई जगहों पर हो रहे हैं विश्व में, लेकिन पता नहीं क्यों क्षणिक स्वार्थ की पूर्ति, लॉबिंग कॉन्सेप्ट या जो भी है, गुटबंदी है, गुटबाजी है, आज तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया जा सका, जिसका खामियाजा हम भारत पाक रिश्ते के तौर पर देख सकते हैं। अभी कोविड का दौर आया, मैं पाया कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वह चीन की दबाव में था। क्यों था? चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, वीटो का अधिकार है, कई परियोजनाएं रुक जाएंगी,
नतीजा हर व्यक्ति जो टीवी देखते होंगे, आप देखे होंगे, पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते हो कि चीन के हस्तक्षेप के कारण, दबाव के कारण आज तक निष्पक्ष, अभी तक 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, 1.5 साल, अभी तक हम लोग ऑफिशियली चीन को कल्प्रिट नहीं मान सकते हैं, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि कोविड-19 की उत्पत्ति वुहान के लैब से हुई, जो कि चाइना में। तो यह जो वीटो के अधिकार से युक्त 5 देश हैं, उसके ताकत को दिखाता है, जो मेरे हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ की क्षमता को, कार्य क्षमता को प्रभावित करने का कार्य करता है। कई मामलों में अमेरिका के द्वारा कभी इराक पर हमला, कभी सऊदी को धमकाना, कभी सऊदी से मित्रता, कभी अफगानिस्तान में सेना उतार देना। भाई सच्चाई यही है कि यह तमाम कार्य किसके द्वारा किए जाने चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जाने चाहिए। लेकिन आज अभी अगर आप विस्तार से देखेंगे तो आप पाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जगह पर कौन नेतृत्व कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, और आने वाले समय में यह भी इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण बनेगा। अमेरिका द्वारा अनावश्यक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि पुनः राष्ट्र संघ की तरह ही अधिनायकवाद जन्म ले रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले पश्चिम और पूरब यूरोप में लड़ाई होती थी, आज धीरे धीरे करके अमेरिका को कौन परेशान कर रहा है? चाइना परेशान करना शुरू कर चुका है। लॉबिंग आप देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्री अगर अमेरिका के साथ है तो रसिया किसके साथ आ रहा है? धीरे धीरे आप देखो, आप समझोगे, अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे बड़े बड़े का, तो आप पाओगे कि वो चाइना से करीब हो रहा है। मतलब फिर से सत्ता के 2 केंद्र बन रहे हैं, और यह आने वाले समय में इसके सफलता का एक प्रमुख कारण बनने जा रहा है। और इसके साथ साथ आर्थिक मामलों में जो मुद्रा कोष है, यूएनएससी है और कई चीज़ हैं, वह अब शंका के घेरे में आते जा रहे हैं। कार्य क्षमता बाधित होती जा रही है। 193 देश होने के बावजूद आज भी हम अस्थायी सदस्य देश की संख्या में विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो कार्य को प्रभावित करने का यह एक प्रमुख कारण बन रहा है, जो उसके क्षमता को लगातार गिराने का काम कर रहा है। और इन सभी चीज़ों में भारत लगातार अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर, कभी वह सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश के लिए अपनी दावेदारी ठोकता है, कभी इस प्रतिकूल परिस्थिति में जब अमेरिका जैसे राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने तक की धमकी दे देते हैं, और तब भी भारत साथ खड़ा होता है आपदा की परिस्थिति में, विपत्ति की परिस्थिति में लड़ने के लिए। तो यह इस बात को समझने के लिए काफ़ी है कि आज भारत की भूमिका विकासशील राष्ट्र होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ में बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर भारत विकास कर रहा है तो यूएनओ के लिए यह चीज़ समझना है कि जो वीटो पावर वाले राष्ट्र हैं वो यहाँ हैं। तो यह जो खाई है मूलतः आने वाले समय में यही यूएनओ के असफलता का कारण बनेगा। याद रखने की जरूरत है। क्यों? चूंकि शक्ति जब ज़्यादा अंतर पैदा कर देती है तो दमन शुरू होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी व्याख्यात्मक लगा होगा, चीज़ों को आप समझे होंगे। मूलतः मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था, बाकी तो पढ़ाई होते रहती है। यह सिर्फ आपके बौद्धिक ज्ञान, आपके बौद्धिक सोच को उठाने के लिए आप मेरे तरफ से एक क्षणिक प्रयास था। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड, अदरवाइज वी विल डिस्कस ओनली सच काइंड ऑफ टॉपिक which will only related to the chapter of competitive examination. Thank you. Have a great day.